Assalamu alaikum. In today's lecture, I am going to explain function overloading in C++. And in previous lecture, we talked about functions. We have seen that how can we declare functions, how can we define different prototypes of functions. We have seen about different return types of functions. We have learned that how can we pass different parameters from one function to another function. Then we talked about that how can we pass one dimensional array or two dimensional array from one function to another function. We have seen different examples in the for functions. So functions के टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है. So let's start. First of all, we see that what is the agenda of today's lecture. First of all, we will talk about function overloading. क्या होती है हमारे पास, ठीक है. Then we will talk about types of function overloading. Then we will see different examples in depth. We will also talk about default arguments and its purpose in. First of all, हम देखते हैं कि हमारे पास जो function overloading है वो होती क्या है. In C++, two functions can have the same name if the number and or type of arguments passed is different. C++ में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का नेम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, ठीक है. बट कंडीशन उसके लिए क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है. ये विद एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये आपको एक एग्जांपल नजर आ रही होगी नीचे, जिसमें हमारे पास क्या है, सेम नंबर डिफरेंट आर्गुमेंट्स. आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिटर्न टाइप्स लिखी हुई हैं फंक्शंस के नेम के साथ, ठीक है. इंटीजर है, फ्लोट है, देन स्पेस, उसके बाद फंक्शन का नेम आपको सेम नजर आ रहा होगा. सब में हमने क्या रखा हुआ है, टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है. और ये सारे के सारे फंक्शंस एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने डिफाइन किए हुए हैं विद बॉडी, ठीक है. यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट होगी जिसे अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक हो गया. अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं ये ब्लैंक है, ठीक है. इस ब्रैकेट में आपको एक आर्गुमेंट नजर आ रहा है जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर. इस ब्रैकेट में आपको एक नजर आ रहा है नंबर ए वेरिएबल जो कि टाइप डबल का है. इस वाली ब्रैकेट्स में हमने दो आर्गुमेंट्स पास करने होंगे, एक हमारे पास इंटीजर टाइप का है और दूसरा हमारे पास डबल टाइप का भी वेरिएबल होगा, ठीक है. तो हमने बात की कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, जिसमें हमारे पास फंक्शन का नेम हमेशा क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंस क्या आ रहा होगा, या तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, 0 है. यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 है. यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 है. इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, जबकि हमने बात ये की कि या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे या उनकी टाइप. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल ए है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है. और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डबल टाइप का है. दैट मीन्स कि हमारे पास दोनों की जो डाटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट हो गई. तो हमारे पास एक ही कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए, कि या तो हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो या फिर इसमें जो टाइप है, बेशक नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है, इक्वल हैं, टाइप्स जो हैं डाटा टाइप्स वेरिएबल की या आर्गुमेंट की वो डिफरेंट होनी चाहिए. ओके, so these functions having the same name but different arguments are known as overloaded functions. तो मैं क्या कहूँगी कि ये हमारे पास जो टेस्ट के जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं, 4 फंक्शंस हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, ओवरलोडेड फंक्शंस हैं, ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन ओवरलोडेड जब होते हैं तो उसका सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो हमारे पास होता है, इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. रीडेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जब आपने प्रोग्राम में
अपने 5 फंक्शंस बनाए हुए हैं और सबका नेम सेम है, तो हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र हूँ और मैं उस प्रोग्राम को देखती हूँ, कोई और प्रोग्रामर है जो उस प्रोग्राम को यूज़ करता है और उसको अंडरस्टैंड करना चाहता है, तो वो इजीली समझ जाएगा कि हमारे पास ये 5 फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, और उनका नेम सेम है। दैट मीन्स कि सब में जो टास्क परफॉर्म हो रहा होगा वो सेम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं या उनकी डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती है, बट जो मेन एक्शन होगा वो प्रोग्राम का सेम है। तो रीडेबिलिटी इस वे में हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। ओके, देन एक और बेनिफिट ये है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाती है। एक ये कि हमारे पास ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सी प्लस प्लस भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग का, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम विद एग्जांपल्स और इसकी टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ याद रखनी है। द रिटर्न टाइप्स ऑफ ऑल द फंक्शंस आर नॉट द सेम। ये बात आपने देखी है एग्जांपल में कि जो भी हमारे पास टेस्ट फंक्शंस थे प्रीवियस एग्जांपल में, किसी की रिटर्न टाइप इंटीजर थी, किसी की रिटर्न टाइप डबल थी, या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप डबल है। ओके, ओवरलोडेड functions may or may not have different return types but they must have different arguments। अच्छा, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शंस में इस बात से बिल्कुल भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा कि आपने उसकी रिटर्न टाइप सेम रखी हुई है या उसकी रिटर्न टाइप फंक्शंस की आपने डिफरेंट रखी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप है इंटीजर, ठीक है। सेकंड वही फंक्शन नेम है बट इसकी रिटर्न टाइप है डबल। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप इसकी भी रिटर्न टाइप, ये जो आपके पास सेकेंड लाइन का फंक्शन है, इसको भी आप लिख दें इंट टेस्ट, ठीक है, और इसमें आप पास कर दें इंट बी। ओके, सो हमारे पास कोई डिफरेंस इसकी वजह से नहीं आएगा कि हमने रिटर्न टाइप अगर डिफरेंट रख दिए हैं तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरह से करनी है, दो वेज होते हैं हमारे पास। या तो हमने इसकी जो है डाटा टाइप्स डिफरेंट कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इंट है तो मैं सेकंड वाले में इंटीजर की जगह क्या कर दूंगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास फ्लोट टाइप का होगा, ठीक है, फ्लोट पी हो जाएगा। या तो ये हम कर सकते हैं या फिर हम ये करेंगे, अगर ये काम हमने नहीं करना तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जांपल इंट बी हो गया और उसके साथ मैं लिख दूंगी फ्लोट ए या एस, जो भी वेरिएबल नेम आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट वाले में हमारे पास इंट ए है जबकि सेकंड वाले में हमारे पास जो आर्गुमेंट्स हैं वो दो हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो वेज हैं कि किस तरह से हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। या तो हम उनकी डाटा टाइप को चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है, या फिर हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफरेंट तरीके से जो है मेंशन कर देंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या हो गए हैं, पहले में अगर एक था तो दूसरे में हमारे पास दो हो गए हैं, ठीक है। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने उसकी रिटर्न टाइप सेम रखी है या डिफरेंट रखी है। ओके, सो ये बात आपने याद रखनी है ओवरलोडिंग करते हुए। अब हम देख लेते हैं टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स की बात हम ऑलरेडी डेफिनेशन में कर चुके हैं, बट इसको अकॉर्डिंग टू टाइप्स अगर हम देखते हैं तो पहली टाइप क्या है, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर की बात वही है जो हमने पहले की कि फॉर एग्जांपल अगर एक टेस्ट का फंक्शन है और उसमें मैंने पास कर दिया है इंट ए, दूसरा मैंने टेस्ट का फंक्शन बनाया और उसमें पास कर दिया मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर के लिए फ्लोट ए, ठीक हो गया, और ये हमने बना दिया दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलोडिंग हो रही है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो हमने कहा यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो उसके लिए क्या हो सकता है, एक में हमने रखा इंट ए, ठीक है, दूसरे में हमने रखा था इंट बी, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर ए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किस तरह से ओवरलोडिंग हो रही है, जिसमें हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट कर दिए दोनों
फंक्शंस की। ओके, सो ये दो टाइप्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अकॉर्डिंग टू टाइप्स अगर इसको ले रहे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे तो वो भी एक टाइप होगी ओवरलोडिंग की, और जब हमारे पास टाइप्स डाटा टाइप्स पैरामीटर्स की डिफरेंट होंगी तो वो भी हमारे पास ओवरलोडिंग होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल अब मैं करने लगी हूँ, वो होगी डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू। ओके, हमने बात की कि हमारे पास जो ओवरलोडिंग हो रही होती है वो या तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं या उनकी डाटा टाइप डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स से, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, स्टैंडर्ड नेम स्पेस है ये। देन हमारा आ जाता है मेन का फंक्शन। मेन के फंक्शन से पहले हमने प्रोटोटाइप्स डिफाइन करनी है, कौन कौन से फंक्शन हमारे प्रोग्राम में होंगे यूजर डिफाइन। ठीक है, जो फंक्शन मैं ओवरलोड करने जा रही हूँ उसका नाम मैं रखूंगी डिस्प्ले। सबसे पहले मैं रखती हूँ वॉइड डिस्प्ले, जिसको मैंने ब्लैंक रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं अगेन वॉइड डिस्प्ले रखती हूँ जिसमें मैंने एक इंटीजर वेरिएबल पास कर दिया ए पैरामीटर। ठीक है, आप बेशक यहाँ पे वेरिएबल नेम मेंशन करें या ना करें, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपने डाटा टाइप मस्ट बतानी होती है कि किस टाइप का पैरामीटर इसमें आएगा। ठीक है, फिर मैं रख लेती हूँ इंटीजर डिस्प्ले और इसमें मैं पास करती हूँ इंट ए और कैरेक्टर बी। ठीक हो गया, तो ये तीन फंक्शंस हैं जिनको मैं ओवरलोड करने लगी हूँ, और तीनों में हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंटीजर ए डिक्लेयर करते हैं जिसमें यूजर से हम इनपुट ले लेंगे, और एक कैरेक्टर बी डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम यूजर से कोई कैरेक्टर इनपुट लेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं यूजर से कि एंटर करें वन नंबर एंड देन वन कैरेक्टर। ओके, सी इन हम करवा लेते हैं ए, देन हम सी इन करवा लेते हैं बी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने फंक्शंस को कॉल करना है वन बाय वन। मैं डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करती हूँ, कॉल करने का हमें मेथड पता है, सिंपल हमने फंक्शन का नेम लिखना होता है और ब्रैकेट्स आ जाती हैं। अगर कोई पैरामीटर पास हो रहा है तो वो आपने करना है, नहीं हो रहा तो आप नहीं करेंगे पास। बट यहाँ पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके देखेंगे कि कौन सा फंक्शन कॉल होता है। अच्छा, इसको हम ब्लैंक रखने की जगह मैं इसमें पास कर देती हूँ इंटीजर ए। सेकंड वाले को मैं ब्लैंक रख लेती हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सीक्वेंस वाइज अगर मैं कॉल करना स्टार्ट कर दूँ तो क्या कंपाइलर सिर्फ सीक्वेंस को ही अंडरस्टैंड करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे विद एनी पैरामीटर तो कंपाइलर खुद से सर्च करेगा कि मैंने किस फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंटीजर ए पास करूंगी तो वो खुद सर्च करेगा कि ऐसा डिस्प्ले का फंक्शन कहाँ पे मौजूद है जिसमें इंटीजर ए पास हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई कैरेक्टर पास करूंगी तो वो देखेगा कि कैरेक्टर हमारे पास कहाँ पे पास हो रहा है। अब जब मैं दो इसमें पास करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं इसमें पास करती हूँ इस वाले में ए इंटीजर और बी कैरेक्टर, तो ये अब कंपाइलर खुद सर्च करेगा कि ऐसा कौन सा डिस्प्ले का फंक्शन है जिसमें हमारे पास पहले इंटीजर पास हो रहा है और सेकंड कैरेक्टर। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं बी को पहले लिख दूं, ठीक है, और ए को मैं बाद में लिख दूं। दैट मीन्स कि हमारे पास जो कैरेक्टर वेरिएबल है वो पहले आ गया और इंटीजर वेरिएबल बाद में आ गया। तो ये करके देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ओके, सो अब हमने क्या करना है, अपने फंक्शंस की बॉडीज को डिफाइन करना है। सबसे पहले हम करते हैं वॉइड डिस्प्ले वाले को। आपने सीक्वेंस का बेशक आप ख्याल ना रखें, आप किसी भी डिस्प्ले के फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले इस वाले को कर रही हूँ, फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं क्योंकि इसमें हमने कोई भी नंबर पास नहीं किया। हम कहते हैं फंक्शन विद ब्लैंक, और हम लिख सकते हैं फंक्शन विद फंक्शन हैविंग
हम लिख सकते हैं फंक्शन विद ब्लैंक ब्रैकेट्स इज कॉल्ड, ओके, एंडल यूज किया और हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। ओके, उसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं अपना लास्ट वाला इंटीजर डिस्प्ले। उसके अंदर हमने दो इंटीजर्स, एक इंटीजर और दूसरा जो है कैरेक्टर पास किया, दो पैरामीटर्स पास किए हुए हैं। तो हम इंट ए, जो आपने ऊपर नाम रखा होगा आपने वही नाम नीचे भी रखना है डेफिनेशन के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन हैविंग टू पैरामीटर्स इज कॉल्ड, ठीक है, विद वैल्यूज इज इक्वल टू, सबसे पहले हम प्रिंट करवा देते हैं ए को, देन हम प्रिंट करवा देते हैं कैरेक्टर बी को, ठीक हो गया। अच्छा, इंटीजर है तो हम रिटर्न की स्टेटमेंट भी यूज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, रिटर्न 0। देन हम क्या करते हैं, अपना जो सेकंड हमारे पास था डिस्प्ले का उसको डिफाइन करते हैं, डिस्प्ले, उसमें इंटीजर पास हो रहा है, इंट ए वेरिएबल का नाम रखा है आपने वही रखना है, ठीक है। इसमें भी हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं कि फंक्शन विथ वन पैरामीटर इज कॉल्ड। साथ ही हम उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं वेरिएबल ए की। सिंपल हम लिखते हैं इक्वल और यहाँ पर हम लिखते हैं ए एंड, ठीक हो गया। अच्छा, वॉइड के साथ रिटर्न की स्टेटमेंट यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटीजर के साथ हम रिटर्न 0 लिख देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, हमने तीनों फंक्शंस को ओवरलोड कर दिया है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जब फर्स्ट टाइम हम डिस्प्ले को कॉल करें तो कंपाइलर किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ब्लैंक ब्रैकेट्स के साथ किसको एग्जीक्यूट करेगा और थर्ड लाइन के साथ किसको एग्जीक्यूट करेगा। इस प्रोग्राम की हम आउटपुट देखते हैं, ये प्रोग्राम की आउटपुट आ रही है, ठीक है। एंटर वन नंबर एंड देन वन कैरेक्टर, हम देते हैं 2 और कैरेक्टर दे देते हैं हम एस, ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले हमने कॉल किसको किया हुआ है, सबसे पहले हमने सिंपल डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया है हैविंग वन पैरामीटर ए। तो वो किसकी बॉडी को जो है सर्च करेगा, वो इस वाले फंक्शन की बॉडी को सर्च करेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है फंक्शन विद वन पैरामीटर इज कॉल्ड, और वैल्यू क्या हमने पास की है, यूजर से लेके 2 पास की है, तो वो वाला फंक्शन खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। देन हमने ब्लैंक ब्रैकेट्स वाला कॉल किया था तो कंपाइलर ने ब्लैंक ब्रैकेट्स वाला फंक्शन कॉल किया। देन हमने 2 पैरामीटर्स वाला कॉल किया था तो कंपाइलर ने 2 पैरामीटर्स वाला ही फंक्शन कॉल किया और हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर आ गई है। दैट मीन्स के कंपाइलर खुद से सर्च करेगा कि हम अब मैंने कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है थ्रू ओवरलोडिंग, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिए थे। अब हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम करते हैं कि हमने किसके थ्रू करना है अब, पैरामीटर्स हैविंग डिफरेंट डाटा टाइप्स, ओके। मीन्स अब हमने ये देखना है कि क्या अगर हम सेम उनकी जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ इंट ए, तो अब हमने करना ये है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स लेनी है। अब देखिए यहाँ पे भी इंटीजर ए हो गया, यहाँ पे भी इंटीजर ए हो गया, सेकंड को अगर मैं चेंज कर दूँ फ्लोट में, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी भी जो डाटा टाइप है वो हम डिफरेंट कर देते हैं, बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स को हम सेम रख के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि इसकी टाइप हो जाएगी कैरेक्टर ए, ठीक है। अब हम कॉल करेंगे, सबसे पहले हम कॉल करते हैं, हम एक इंटीजर वाले को कॉल कर रहे हैं तो दैट मीन्स के हमारे पास फर्स्ट वाला कॉल होगा। ब्लैंक ब्रैकेट्स हम इसमें नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम पास कर देते हैं एक पॉइंट वाली वैल्यू, खुद से पास कर देते हैं, आप बेशक यूजर से फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हो वो ले लें, ठीक है। और थर्ड वाले में हमने कैरेक्टर एक पास करना है तो हम बी कैरेक्टर पास कर देंगे।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ब्लैंक ब्रैकेट वाला कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे हमने ले लेना है फॉर एग्जांपल इंटीजर ए वाला हुआ हुआ है, हम ले लेते हैं फ्लोट ए। ठीक है। और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं फंक्शन विद फ्लोट पैरामीटर इज कॉल्ड, और वैल्यू हमारे पास क्या है हम प्रिंट करवा देते हैं। एज हमने 4.4 पास किए तो आनी वही चाहिए, तो हम देख लेंगे कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है। एक हमारे पास इंटीजर वाला है, इंटीजर वाला हमारे पास ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। थर्ड हमारे पास कैरेक्टर वाला है, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ से इंटीजर रिमूव कर देते हैं और हम कहते हैं कैरेक्टर हैविंग कैरेक्टर पैरामीटर इज कॉल्ड, और वैल्यू हमारे पास अब कौन सी आएगी, सिर्फ कैरेक्टर की आएगी, जो कि क्या है, बी है। ठीक हो गया। तो अब देख लें यहाँ पे हमारे पास वॉइड वॉइड इंटीजर, बेशक जो फंक्शंस की रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट है, बट फंक्शंस के नेम सेम है, जो कि मस्ट कंडीशन थी। ठीक है। और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी अब सेम है, सब में एक एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, बट उनकी डाटा टाइप्स को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, सबकी डिफरेंट हो गई है। तो ये भी हमारे पास ओवरलोडिंग की एक टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा टाइप्स हैं उसको डिफरेंट कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरर जो है 4.4 किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओके अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट जो है पास किया, उसके साथ एफ लगाना मस्ट है, वो भी आप लगा लीजिएगा। अगर सिंपल हम 4.4 पास करेंगे, दैट मीन्स कि वो डबल वेरिएबल हम पास करें, जबकि हमने डबल को यहाँ पे कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ। ठीक है। चलिए आप इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। ओके, आउटपुट हमारे पास आ रही है, एंटर वन नंबर एंड देन वन कैरेक्टर, हम दे देते हैं 3, और कैरेक्टर हम दे देते हैं डी। तो देखें, सबसे पहले हमने फंक्शन को कॉल किया है, कौन से फंक्शन को, सिंपल एक इंटीजर वाले को, तो वन पैरामीटर इज कॉल्ड हो गया, 3 हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू थी, वो वाला फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है। देन हमने फ्लोटिंग पॉइंट को कॉल किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेटमेंट फ्लोट वाली आ रही है, दैट मीन्स के फ्लोट वाला जो फंक्शन था ये वाला, वो एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हमने सिंपल एक बी कैरेक्टर पास किया था, तो दैट मीन्स कि हमारे पास कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, जिसमें हमारे पास जो डाटा टाइप थी वो कैरेक्टर वेरिएबल थी। ठीक है, तो दी हमारे पास, और ये पूरी स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट होके आउटपुट आ गई है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग थी। अच्छा, अब हम ये काम भी कर सकते हैं यहाँ पे कि हम दोनों को सेम टाइम पे एक ही प्रोग्राम में यूज कर लें। मीन्स हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि फ्लोट ए, और साथ में हम लिख देते हैं यहाँ पे इंट बी। ठीक है। तो या कैरेक्टर बी कर देती हूँ, हमने सिंपली यहाँ पे किया हुआ भी है, कैरेक्टर वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, कैरेक्टर बी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों काम हो रहे हैं कि इंट और कैरेक्टर, इन दोनों में एक ही पैरामीटर है, बट दोनों की डाटा टाइप डिफरेंट है, और यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप भी डिफरेंट आ गई और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों काम भी आप एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, जहाँ पे हम फ्लोट वेरिएबल के लिए वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम साथ में एक बी भी पास कर देते हैं, जो कि क्या था, कैरेक्टर वेरिएबल था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर बी भी ले लेते हैं, और साथ में हम वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं, किसकी, ब्लैंक यहाँ पे आनी चाहिए, और इसको यहाँ पे रिमूव करके बी कर दिया और एंडल कर दिया। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। हमने दिया 4 और हमने दिया एफ। देखिए, जहाँ पे हमने फ्लोट पॉइंट के लिए और कैरेक्टर के लिए दो पैरामीटर्स पास किए सेकंड नंबर पे, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होके आ गया, और वैल्यू भी 4.4 और साथ में कैरेक्टर की वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, एक और काम करके देखते हैं कि अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देती हूँ बी पहले पास कर देती हूँ और 4.4 एफ बाद में पास करती हूँ। अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो अब देखें हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है,
3 और f हमने दिया था, तो यहाँ पे 102 और कोई भी रैंडम वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि हमारे पास गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते, सीक्वेंस हमने हमेशा सेम रखना है कि यहाँ पे अगर हमने पहले फ्लोट टाइप वेरिएबल लिया हुआ है और सेकंड कैरेक्टर लिया हुआ है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने वही वेरिएबल्स उसी सीक्वेंस से पास करने हैं जिस सीक्वेंस से आपने यहाँ पे पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स रखी हुई होंगी। ठीक है, सो आगे चल सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें, एक आपको इमेज नज़र आ रहा होगा जिसमें इजीली हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से ओवरलोडिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले के फंक्शन को हमने सिंपल एक इंटीजर के साथ पास किया, कॉल किया, और भी फिर हमने डबल के साथ कॉल किया, फिर हमने इंटीजर और डबल दोनों के साथ कॉल किया। तो इजीली जब इंटीजर के लिए कॉल होगा तो ये वाला हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब हमारे पास डबल के लिए कॉल होगा तो सेकंड वाला हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स होंगे तो कौन सी बॉडी सर्च होगी, ये वाली फंक्शन की बॉडी सर्च होगी और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक हमारे पास एक्सप्लेनेशन है पिक्चर की फॉर्म में, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाई है। सो आपने क्या याद रखना है कि जैसे हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस ओवरलोड हुए हुए होते हैं, इसी तरह से हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो बिल्ट इन हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि ओवरलोड हुए हुए होते हैं सी प्लस प्लस में। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट का एक फंक्शन है जिसमें हम कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉल करती हूँ स्क्वायर रूट का फंक्शन जो कि सी मैथ्स में की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें पास करती हूँ 4.4 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? ऑब्वियसली पॉइंट्स की फॉर्म में, एक फ्लोटिंग हमने पॉइंट नंबर पास किया है तो पॉइंट्स की फॉर्म में स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कॉल करती हूँ एक इंटीजर नंबर 5, तो इसकी आउटपुट आएगी 25। इसी तरह अगर मैं कॉल करती हूँ कोई डबल नंबर, ये हमारे पास एक्चुअली डबल ही होगा, एफ हमें लगाना पड़ेगा तब ये हमारे पास फ्लोट पॉइंट नंबर बनेगा। डबल नंबर अगर हम पास करते हैं सिंपल 4.56, तो इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट का फंक्शन जहाँ पे भी बना हुआ है कंपाइलर में, लाइब्रेरीज में, तो वो ओवरलोड होके बना हुआ है। मीन्स वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए अलग से बना हुआ है, वो किसी इंटीजर के लिए अलग से बना हुआ है, वो किसी डबल के लिए अलग से बना हुआ होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं वही हमारे पास ओवरलोड होते हैं, बल्कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो बिल्ड इन हैं और वो ओवरलोड हुए हुए होते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। इफ अ फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इज कॉल्ड विदाउट पासिंग आर्ग्यूमेंट्स देन द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आर यूज्ड। यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर हमने कोई फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने पैरामीटर्स पास करने हैं, बट जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, मीन्स हमने ब्रैकेट्स फंक्शन की ब्लैंक रखी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया टेस्ट, सिंपल जो ब्लैंक ब्रैकेट्स रख दी, जबकि जहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया होगा वो मैंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ होगा, वॉइड टेस्ट, और इसके अंदर मैंने लिया हुआ होगा इंटीजर ए। ठीक है, तो अब मैं जब कोई नंबर पास नहीं कर रही हूँ तो मेरे पास कोई मेथड ऐसा होना चाहिए कि इस ए के पास कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो है चली जाए। ठीक है, तो हम कुछ वैल्यूज डिफॉल्ट सेट कर देते हैं कि जो कि इसमें कॉपी हो जाएगी इन केस कि मैं अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रही। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि अगर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की किसी पैरामीटर के लिए, तो उसकी जगह जो वैल्यू पास हो रही होगी जो कि हमने ऑलरेडी सेट की भी होगी अपने प्रोग्राम में, उसको हम कहेंगे वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। If arguments are passed while calling the function, the default arguments are ignored. अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 पास कर देती हूँ, तो इसका मतलब है 4 ही कॉपी होकर जाएगा ए की पास। ठीक है, तो उस टाइम पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स खुद से जो वैल्यूज हमने सेट की हैं वो पास नहीं होंगी, वो हमारे पास इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, इसको विद एग्जांपल आगे देख लेते हैं तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि इसमें किन आर्गुमेंट्स की बात हो रही है। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। फर्स्ट केस आपको नजर आ रहा होगा, मेन के फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, टेम्प का हमने फंक्शन कॉल किया
और टेम्प को हमने ऊपर प्रोटोटाइप इसकी इस तरह से बनाई हुई है, आपको नजर आ रही होगी। वॉइड हमने इसकी रिटर्न टाइप रखी है। इंटीजर इज इक्वल टू 10। देखें अब हमने वेरिएबल नेम लेफ्ट साइड पे नहीं रखा, जो कि अभी तक हमने ऐसा काम नहीं किया था, ठीक है। और फ्लोट के लिए हमने इक्वल टू 8.8 रखी हुई है। दैट मीन्स कि हमने इस फंक्शन में एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है इंटीजर के लिए भी और फ्लोट के लिए भी, कि जिस टाइम पे इंटीजर नंबर हमें चाहिए होगा जो हमने पास नहीं किया, तो उस टाइम पे 10 कॉपी हो जाए, और जिस टाइम पे हमें फ्लोट नंबर कोई चाहिए और हमने उसको जो है पास नहीं किया कॉल करते हुए, तो उस टाइम पे वैल्यू 8.8 सेट हो जाए, ठीक है। अब जब हमने इसका जो है कोड लिखा हुआ है, मींस डिफाइन किया हुआ है पूरे फंक्शन को, टेम्प को, तो आई के पास कौन सी वैल्यू कॉपी हो रही है, 10, और फ्लोटिंग पॉइंट के पास कौन सी वैल्यू कॉपी हो रही है, 8.8, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन को कॉल करते हुए हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की। दैट मीन्स कि जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो कॉपी हो रही हैं इन वेरिएबल्स में। ओके, सो केस 2 हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास इसी तरह से इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज हमने असाइन कर दी हैं डिफॉल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर पास कर रहे हैं 6। दैट मीन्स कि जब भी हमने कोई एक नंबर पास किया है, वो किस डाटा टाइप का है, वो उस डाटा टाइप का जो आर्गुमेंट हमने फर्स्ट डाटा टाइप का लिया है। फॉर एग्जांपल इंटीजर है और हमने यहाँ से इंटीजर पास किया, तो ऑब्वियसली वो किस में कॉपी हो जाएगा, उस इंटीजर वेरिएबल में जाके कॉपी हो जाएगा जो कि हमने फर्स्ट लिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। जबकि सेकंड वाले पे क्या कॉपी हो जाएगी, हमने कोई भी वैल्यू उसके लिए पास नहीं की है यहाँ पे कॉल करते हुए, तो 8.8 इसमें कॉपी होकर आ जाएगी, ठीक है। केस 3 क्या कहता है हमारे पास कि हमने कॉल करते हुए 6 भी पास किया, हमने -2.3 भी पास किया है, तो ऑब्वियसली जो हम वैल्यूज पास कर रहे होंगे वही पास होंगी, जो डिफॉल्ट वैल्यूज हमने सेट की हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, इस केस में इग्नोर हो जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, केस 4 क्या कहता है कि हमारे पास जैसे ही हमने 10 और 8.8 वैल्यूज रखी हुई हैं, जब हम कॉल करते हुए सेकंड टाइप की मींस फ्लोट टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं, 3.4 फ्लोट टाइप की है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कॉपी नहीं होगा, ठीक है। वो कंसिडर करेगा हमारे पास कि वो फर्स्ट जो आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था केस 2 में कि हमने जो भी नंबर पास किया था, अगर हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स ले रहे हैं और पास हम एक सिंगल पैरामीटर की वैल्यू कर रहे हैं, तो हमेशा वो किस में कॉपी होती है, फर्स्ट वाले में जो पैरामीटर है उसमें पास होगी, ठीक है। वो सेकंड वाले में पास नहीं होती, बेशक उसकी डाटा टाइप उससे मैच कर रही हो, लेकिन ये वाली पास नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला जो केस है ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि या तो हम दोनों आर्गुमेंट्स की वैल्यूज पास करेंगे, या हम ये कर सकते हैं कि हम पहले वाले की पास कर दें, दूसरे वाले की जो डिफॉल्ट है वो सेट हो जाएगी, या हम बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें तो फिर डिफॉल्ट वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी। हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर स्टार लिया हुआ है डिफॉल्ट और एक इंटीजर नंबर लिया हुआ है 3 डिफॉल्ट, ठीक है। मेन के फंक्शन में एक वेरिएबल लिया काउंट इज इक्वल टू 5। जिस टाइम पे हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, स्टेटमेंट प्रिंट करवाई हुई है, उसमें हमने डिस्प्ले को ब्लैंक छोड़ दिया, तो जब ब्लैंक फंक्शन कॉल करेंगे दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, सी में स्टार आ जाएगा, और जो काउंट की वैल्यू है वो हमने डिफॉल्ट सेट की हुई है 3, तो अंदर हमने आके लूप लगाया हुआ है। दैट मीन्स के लूप कितनी दफा चलेगा, 1 से लेके 3 टाइम्स चलेगा, लेस देन एंड इक्वल टू 3 कंडीशन है, ठीक है। और क्या प्रिंट होता जाएगा, कैरेक्टर प्रिंट होता जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 दफा चलेगा तो स्टार स्टार स्टार, फर्स्ट टाइम आउटपुट आ गई, ठीक है। सो सेकंड जब हम करेंगे कॉल, तो उस टाइम पे क्या होगा, हम हैश पास कर रहे हैं। हैश क्या है, हमारे पास एक कैरेक्टर टाइप है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जाएगा कैरेक्टर सी के पास, काउंट में वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जो हमने डिफॉल्ट सेट की है जो कि 3 है। उसी तरह से 3 टाइम्स लूप चलेगा और हमारे पास जो प्रिंट होकर आएगा वो क्या प्रिंट होकर आएगा, हैश हैश हैश, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले का फंक्शन दोबारा से कॉल किया डॉलर के साथ, और काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या है अब
हम काउंट की वैल्यू भी पास कर रहे हैं जो कि यूजर से हमने नहीं लिया बल्कि खुद सेट की हुई है। 5 मीन्स 5 भी पास हो रहा है और डॉलर साइन भी पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर आ गया और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अब हो गई है 5। ठीक है, तो अब ये लूप कितनी दफा चलेगा? ये लूप चलेगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ जाएगा? डॉलर साइन प्रिंट होकर आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास आउटपुट आएगी वो इस तरह से आएगी। ओके, ये हमारे पास प्रोग्राम की आउटपुट होगी। 3 लाइंस में हमारे पास आउटपुट आ गई, जिसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो है यहाँ पे आर्गुमेंट्स को देख रहे हैं कि किस तरह से डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं। अगर हम वैल्यूज सही तरह से फंक्शन में पास ना करें, पूरी वैल्यूज पास ना करें, या हम एक वैल्यू आर्गुमेंट की पास कर दें, दूसरे आर्गुमेंट की पास ना करें, तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल थी जिससे शो हो रहा था कि किस तरह से डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे थे उनकी आउटपुट आ गई, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम ओवरलोडिंग करते हैं फंक्शंस की। सेकेंडली हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको मल्टी फाइलिंग करवाऊंगी कि किस तरह से हम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टी फाइलिंग के थ्रू।